नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर 9 की 9 खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। गया से ये बड़ी खबर मिल रही है। महारानी कंपनी के 4 बसों में आग लग गई है। महारानी बस स्टैंड में ही एक साथ सभी बसें खड़ी हुई थी और लगभग 1 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। सिविल लाइन थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। बस स्टैंड में दरअसल सभी बसें जो हैं एक साथ खड़ी हुई थी और 4 बसों में आग लग गई। आग कैसे लगी इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन लोग कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं जब आग लगी उस वक्त की तस्वीर, और एक साथ लगभग 4 बसें जो हैं वो जलकर पूरी तरीके से राख हो गई हैं और करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। सिविल लाइन थाना इलाके की ये घटना है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। देखिए, बस स्टैंड की ये तस्वीरें, सभी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और एक बस में आग लगती है और धीरे धीरे करके बाकी बसों को भी आग अपने चपेट में ले लेता है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि गाड़ियां पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने है। बस स्टैंड में खड़ी हुई बस में आग लगी और पूरी तरीके से जल गई है बस। 1 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। 4 बसों में आग लगी है। सिविल लाइन थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। महारानी कंपनी के 4 बस में आग लग गई। खबर गोपालगंज से। स्कूल बस की दूसरी बस में टक्कर हो गई और स्कूल बस में सवार कई छात्र घायल हो गए हैं। सभी सीवान सदर अस्पताल रेफर किए गए हैं। मीरगंज के छाप गांव के पास ये हादसा। तो देखिए, गोपालगंज से ये खबर मिल रही है जहां पर बताया यह जा रहा है कि स्कूल बस की टक्कर किसी दूसरे बस से हो जाती है और इस दुर्घटना में देखिए बस का जो अगला हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और यहां पर जो लोग सवार थे, जो बच्चे सवार थे दरअसल स्कूल बस में, घायल हो गए हैं। सभी सीवान सदर अस्पताल रेफर किए गए हैं। मीरगंज के छाप गांव के पास ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कार के अंदर अगला हिस्सा जो है कार का पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो छाप में स्कूल के बस की दुर्घटना की सूचना मिली है। सभी बच्चे को वहां भेजा गया, सिवान भेजा गया है। स्थिति सामान्य, कोई विशेष हताहत की सूचना नहीं। मुजफ्फरपुर के पताही राधानगर चौसीमा में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगा। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात की, साथ ही देश के अंदर छिपे हुए गद्दारों पर मिसाइल गिराने की बात कही है। मुजफ्फरपुर को लेकर देखिए, बाबा ने यह कहा कि यह संतों की भूमि, यह बिहार का काशी है। देश के अन्य राज्यों से ज्यादा उन्हें बिहार से प्रेम है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, मुजफ्फरपुर आए हैं। बाबा, आप मुजफ्फरपुर आए हैं और एक बार फिर से आपने हिंदुत्व की बात कही है, क्या कुछ कहेंगे हिंदुत्व को लेकर? मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ की नगरी है, महादेव की नगरी है, संतों की नगरी है, बिहार की काशी है मुजफ्फरपुर। और हमको बहुत प्रसन्नता हुई। सब लोगों ने बड़ी उत्साह के साथ आज प्रवचन को सुना, दिव्य दरबार को देखा, बालाजी की महिमा को जाना, सामूहिक अर्जी लगाई, बागेश्वर धाम आने के लिए सबने जय घोष किया। और भारत के सभी राज्यों में हमारा सबसे ज्यादा प्रिय कोई राज्य है तो वो बिहार है। आपने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर से पद यात्रा की बात कही है। जी, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र होते हुए देखना चाहते हैं और हमारी कोशिश जारी है। हनुमान जी से हमने सीखा है, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक हम राम काज नहीं करेंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे। पुनः 131 किलोमीटर की दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे, जिसमें लगभग 400 गांवों के बीच में जाकर के 5 करोड़ आबादी की जनसंख्या के बीच में अपनी आवाज को पहुंचाएंगे। और एक ही उद्देश्य है, भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर इस देश का शौर्य पराक्रम है, इस देश का वर्चस्व है। हमने पाकिस्तान अपने दुश्मन को घर में घुस करके मारा। आतंकवाद की सरहद पर, आतंकवाद के देश में घुस करके आतंकियों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया। ये हम सबकी जीत है। बड़ी अद्भुत बात यह है कि देश की बेटियों ने इसका प्रतिनिधित्व किया। जब बेटियां इतनी खतरनाक है तो जब बेटे मैदान में आएंगे तब पाकिस्तान का क्या हाल है। आपने जातीय जनगणना को लेकर भी आज बड़े मंच से कहा है कि जातियों को गिनने, हमने गलत नहीं कहा, बहुत ठीक कहा है। जातिगत जनगणना की जनसंख्या की जनगणना इसलिए होती है कि देश में और कितने हॉस्पिटल, कितने पुलिस स्टेशन और बनाए जाने चाहिए। जातिगत जनगणना का मतलब ये है कि देश में दंगा कहाँ कहाँ कराए जाने चाहिए या राजनीतिक रोटियां कहाँ सेंकी जानी चाहिए। हमें लगता है कि देश में अगर आपको जातिगत जनगणना कराने का इतना ही शौक है, 2 जातियां बनाइए, एक अमीर की, एक गरीब की। गरीब को थोड़ा प्रोत्साहित कर दीजिए, देश की भुखमरी कम होगी, देश और उन्नति करेगा।
भारत विश्व गुरु बने। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आज मुजफ्फरपुर थे और उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में तमाम मुद्दों पर बातचीत की है और सीधे तौर पे कहा है कि जो गद्दार हैं उनके घर पर एक मिसाइल तो छोड़ ही जानी चाहिए। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। शराब घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, गिरफ्तारी के बाद दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया है, जहां पर दोनों की रात जेल में कटी। मंगलवार को 6 घंटे की लंबी पूछताछ हुई और इसके बाद दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। एसीबी के अनुसार दोनों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और साल 2022 की शराब नीति में प्लेसमेंट एजेंसी के चयन में अनियमितता बरती है और इस वजह से सरकार को 38 करोड़ के राजस्व की हानि हुई है। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं ये दोनों आईएएस अधिकारी। आपको बताते चले, शराब घोटाले में संलिप्त पाए गए हैं। झारखंड उत्पाद नीति में छत्तीसगढ़ की एजेंसियों को काम दिया। छत्तीसगढ़ की एजेंसियां करीब 2 साल तक काम करती रही और सप्लाई के नाम पर कंपनी से करोड़ों का कमीशन लेने का भी आरोप है विनय चौबे पर। धोखाधड़ी करके झारखंड सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट वालों को फायदा पहुंचाया गया है। शराब सप्लाई में छत्तीसगढ़ के अधिकारी व्यापारी शामिल थे। छत्तीसगढ़ के अफसरों के साथ उत्पाद सचिव की बैठक भी हुई, तब आईएएस विनय चौबे ही तत्कालीन उत्पाद सचिव थे। रायपुर में शराब कारोबारियों और अफसरों के साथ भी बैठक हुई और रायपुर में शराब कारोबारियों और अफसरों के साथ भी बैठक की थी। एफआईआर के आधार पर ईडी ने ईसीआईआर किया था और अब देखिए यहाँ पर गजेंद्र सिंह के यहाँ पर भी छापेमारी हुई। उसके बाद दोनों अधिकारियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आईएएस विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह की रात होटवार जेल में कटी और दोनों को होटवार के अपर डिवीजन सेल में रखा गया है। इसी सेल में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को भी रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक जेल में विनय कुमार चौबे उदास रहे और किसी से बात भी नहीं की। बताया जा रहा है कि विनय कुमार चौबे की तबीयत ठीक नहीं है और जल्द ही मेडिकल बोर्ड उनके स्वास्थ्य की जांच करेगा। कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को शराब घोटाले मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में होटवार जेल लाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण आपको जानकारी मैं दे दूं कि इससे पहले पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और रांची के डीसी रहे छवि रंजन को इसी जेल में बंद हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जहां छवि रंजन और आलमगीर आलम है, उसी सेल में इन्हें रखा गया है। विनय कुमार चौबे और संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह को भी इसी जगह में मिली है। और जिस तरह से आलमगीर आलम को बंद रखा गया है और छवि रंजन को इसी सेल में बंद रखा गया है और उसी सेल के आसपास में इन्हें भी जगह दी गई है। लेकिन सबसे अहम बात है कि कल होटवार जेल में उन्हें जब लाया गया था तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और तबीयत खराब होने के साथ ही ये किसी से बातचीत भी नहीं कर रहे थे और लगातार इन पर जो है निगरानी रखी जा रही थी। लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हालांकि विनय कुमार चौबे से पूछताछ की जाएगी और क्या कुछ निकलने वाला है ये वक्त ही बताएगा। रांची से निरंजन। आईएएस विनय चौबे के वकील ने बताया कि उनके मेडिकल ग्राउंड को लेकर कोर्ट को जानकारी दी गई है, जिस पर कोर्ट ने भी गंभीरता जताई है और विनय चौबे की मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर भरोसा दिया है। वो आपको बताते चलें कि अब उनकी तबीयत बताई जा रही है कि खराब है और ऐसे में मेडिकल बोर्ड उनके स्वास्थ्य का चेकअप करेगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। तो स्वास्थ्य के हालात पर कोर्ट ने गंभीरता जताई है। दोनों आईएएस कब दर्ज की गई है ये 0925 हमें तो कोर्ट में मालूम चला आके कि एसीबी 09/2025 आज दर्ज हुई है। कब दर्ज हुई ना उसकी कोई कॉपी मिली है हमें, ना हमारे पास अभी तक कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट है जो ये बताए कि किस डॉक्यूमेंट की वजह से क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इनको अरेस्ट किया गया। ऐसा सेहत को लेकर इनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को डाला अपने ऑब्जेक्शन पिटीशन में, जितने में मेडिकल थे सब कुछ डाला और कोर्ट ने ये आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी इन्हें और जो भी इनका दवाई और सब कुछ है वो समय से चलता। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का भागलपुर कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ चुकी है। सुल्तानगंज अजगैबीनाथ मंदिर में
सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं मंदिर के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरे और लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ज्योति के मददगारों की भी खोजबीन शुरू कर दी गई है। देखिए, सूत्रों के अनुसार ज्योति सुल्तानगंज के विजय होटल में ठहरी थी। ये जानकारी निकलकर सामने आई है और वहां पर वीडियो भी ज्योति ने बनाया था। जानकारी सामने आने के बाद सुरक्षा अब कड़ी कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे और ज्यादा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अजगैबीनाथ मंदिर स्टेशन की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और आपको बताते चलें कि मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इसके पीछे क्या मकसद था, क्यों वीडियो बनाई गई, किस किस को भेजा गया है, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने में अब जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। ज्योति के भागलपुर से जुड़े हुए वीडियो की जांच अब तेज हो चली है। देखिए, ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर है जो कि वीडियोस बनाती है और जिसका कनेक्शन सामने आया है पाकिस्तान से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर कोई चर्चा में है तो वो है ज्योति मल्होत्रा, जो कि गद्दार है। भारत के साथ में इसने गद्दारी की है। किया जा रहा है सुरक्षा दृष्टिकोण से। उस संबंध में जो है एक डिटेल रिपोर्ट भी जो है हम लोग के स्तर से जाएगी सीनियर एसपी सर को। और कल स्वान दस्ता से भी हम लोगों के द्वारा चेकिंग कराया गया था और वहाँ के जो होटल मालिक हैं, धर्मशाला के जो संचालक हैं और इसके अलावा लॉज के जो संचालक हैं और जो मकान मालिक हैं जिनके यहाँ जो बाहरी श्रद्धालु और व्यक्ति आके ठहरते हैं, उन लोगों को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि वो पूरा प्रॉपर पहचान करके ही जो है अपने यहाँ किसी को ठहराएं सुरक्षा कारणों से। पहले भी इस तरह का निर्देश जारी किया गया था, इस बार और सतर्कता के लिए सबको जो है सुझाव दे दिया गया। बेगूसराय में एसटीएफ और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई है। देखिए, मुठभेड़ में 25,000 के इनामी रणवीर महतो के पैर में गोली लगी। पुलिस ने रणवीर महतो को हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ चर्चित हेमा मौर्य मुखिया हत्याकांड के साथ ही कुल 6 मामले दर्ज थे। ये घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के समसा गांव की है। फिलहाल अपराधी को बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर किया गया है। हथियार के साथ रणवीर महतो गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान देखिए पैर में गोली लगी है। इनामी अपराधी रणवीर महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई और इनामी रणवीर 25,000 का इनाम था रणवीर महतो पर, जिसकी पैर में गोली लगी है। पुलिस ने रणवीर महतो को गिरफ्तार कर लिया है हथियार के साथ में और उसके खिलाफ देखिए कई मामले पहले से भी दर्ज हैं। ये घटना जो है वो नावकोठी थाना क्षेत्र के समसा गांव की है। अब बात करेंगे मौसम की। मौसम अपडेट आपको बता दें, बिहार में मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम में बदलाव देखा जा सकता है और इसी वजह से मौसम विभाग ने कुछ जगहों के लिए ऑरेंज और कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो 3 दिनों तक मौसम में बदलाव रह सकता है। कई जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इस बार देखिए मानसून समय के पहले पहुंच सकता है, जिसका असर अब दिखने लगा है। बिहार में भी मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि उत्तर और पूर्वी बिहार के ऊपर साइक्लोन एक्टिव है और इसका असर कम से कम अगले 2 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देगा। तो मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है और इसी बीच में मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बिहार में आने वाले कुछ घंटों में मौसम में काफ़ी बदलाव हो सकता है और खासकर जो कोसी और सीमांचल के इलाके हैं और जो नेपाल से सटे इलाके हैं, उन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और खासकर 17 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही 20 जिलों में येलो अलर्ट भी घोषित किया। तो जाहिर सी बात है मौसम में काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है और कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है। और खासकर जो देश के उत्तर पूर्वी राज्य हैं जहां पे इस वक्त ज़बरदस्त बारिश हो रही है, तो उसका असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। और पिछले 2-3 दिनों से बिहार के कई जिलों में ज़बरदस्त बारिश हो रही है और हवा भी काफ़ी तेज चल रहा है। और मौसम विभाग ने राज्य के लगभग 17-18 जिले ऐसे हैं जहां पे येलो अलर्ट जारी किया है और खासकर जो सीमांचल और कोसी का इलाका है और नेपाल का इलाका है, वहाँ पे येलो अलर्ट जारी किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे बिहार के इलाके हैं जहां पे बारिश होने से मौसम तो खुशगवार हुआ ही है और गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं जहां पे ज़बरदस्त गर्मी भी देखी जा रही है। खासकर रोहतास और सासाराम में सबके इलाका है, वहां पे काफ़ी गर्मी, बक्सर, आरा, भोजपुर ऐसे इलाके हैं जहां पे काफ़ी गर्मी देखी जा रही है। लेकिन
मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 22 और 23 मई को कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो सकती है और मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि उत्तर और पूर्वी बिहार के जो ऊपर का जो इलाका है वहां पे साइक्लोन एक्टिव है, जिसका असर अगले 2-3 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में दिखाई पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, मौसम में बिहार में लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं और मौसम विभाग ने कई इलाकों में ऑरेंज से लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। गोपालगंज में मौसम ने अचानक करवट ली है। सुबह से ही धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चल रही है। आसमान में काले और घने बादल छाए हुए हैं। हालांकि बारिश को लेकर मौसम विभाग का कोई अलर्ट नहीं है। आंधी पानी के मौसम को देखते हुए बिजली कंपनी ने एहतियातन विद्युत आपूर्ति सप्लाई को तत्काल काट दी है। तापमान भी गिरकर 35 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम ने आज अचानक से करवट ले ली है। धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चल रही है और आसमान में काले और घने बादल छाए हुए हैं। ये गोपालगंज शहर की तस्वीर है जहां पर इस वक्त आसमान में काले और घने बादल छाए हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर अलर्ट नहीं जारी किया है, लेकिन सुबह से धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चल रही है और मौसम सुहाना हो गया है। आसमान में काले और घने बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। आज अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो गोपालगंज में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंच चुका है, तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक मापा गया है। ऐसे में मौसम सुहाना होने और आसमान में काले बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा कि आज पूरे दिन आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं चलेगी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर दुनिया में दस्तक दे दी है। भारत में कोरोना के 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सिंगापुर, हांगकांग में तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पांच साल पहले कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। बीच बीच में कोरोना के कई वेरिएंट भी सामने आते रहे, लेकिन अब एक बार फिर कोरोना की आहट सुनाई दे रही है। भारत में कोविड के 200 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं। इस बार कोरोना के संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN.1 और उसके सब वेरिएंट LF7 को वजह माना जा रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 कितना खतरनाक है, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। वहीं इन वेरिएंट्स के फैलने से भारत समेत कई देश अलर्ट मोड पर आ गए हैं और हालातों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली समेत 11 राज्यों में कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 257 सक्रिय मामले हैं। इनमें 164 नए मामले बताए गए हैं। WHO के मुताबिक JN.1 वेरिएंट में तकरीबन 30 म्यूटेशन हैं। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस पर एक हाई लेवल मीटिंग की थी। बैठक में देश में मौजूदा कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में बताई गई है। सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड जैसे देशों में कोरोना के नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सिंगापुर में 14,200 नए मामले सामने आए हैं। अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में भी करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। हांगकांग में कोरोना से एक हफ्ते में 31 लोग गंभीर रूप से चपेट में आए हैं। हाल ही में बिग बॉस में नजर आई एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ट्रेविस हेड को भी कोरोना हुआ है। कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। भीड़ में मास्क पहनकर निकलना चाहिए। सर्दी खांसी होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बार बार हाथ धोते रहें। वहीं खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। चीन और थाईलैंड में भी कोरोना को लेकर वहां की सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे दुनिया के कई देशों में डर भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम ने अपनी पहली टाइम 100 फिलैंथ्रोपी 2025 लिस्ट जारी की है, जिसमें 100 वैश्विक हस्तियों को शामिल किया गया है जो कि दान और समाज सेवा के क्षेत्र में भविष्य को आकार दे रहे हैं। इस लिस्ट में मुकेश और नीता अंबानी का नाम भी शामिल किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने साल 2024 में 407 करोड़ रुपए,
यानी लगभग $48 मिलियन का दान देकर न केवल देश के सबसे बड़े दाताओं में अपना नाम दर्ज कराया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी परोपकारी सोच की पहचान बनाई है। रिलायंस फाउंडेशन ने लाखों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए स्कॉलरशिप दी, महिलाओं के कौशल को निखारने के लिए मदद पहुंचाई। मुकेश और नीता अंबानी करोड़ों लोगों को सशक्त बना रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।